This is LPU. And you're watching Candid Corner with सौम्य बैनर्जी, जहां पे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एलपीयू के कुछ स्पेशल हस्तियों के साथ। तो चलिए, लेट मी टेक यू अ कपल ऑफ वीक्स बैक। And in this very first episode, we present to you Member of Parliament Rajya Sabha and Honorable Founder Chancellor of LPU, Dr. Ashok Kumar Mittal. Sir, first of all, good afternoon and a very happy Independence Day to you. Celebrations were marvelous. We have seen you as a political figure and a father figure. आपने अपने एफर्ट से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, बट आज की जो ये कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ा सा कैजुअल फ्रंट पे रखेंगे। सो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे कि आपके लाइफ में इंडिपेंडेंस डे का क्या महत्व है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले तो आज़ादी दिवस पर मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जहाँ तक आज़ादी का मीनिंग है मेरे जैसे इंसान के लिए, तो ये है कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया था आज से 77 साल पहले, लेकिन जो अगले 23 वर्ष हैं अभी हमारे देश को 100 वर्ष पूरा करने में, उसमें हम विकसित हो। यदि भारत एक डेवलप्ड कंट्री हो जाता है अगले 23 वर्षों में, तो उसका मतलब ये है कि हम जेन्युइनली आज़ाद हो गए थे 1947 में। 100 साल बाद आज़ादी का मेरे लिए तो मीनिंग ये होगा, वी शुड बी ए फुली डेवलप्ड कंट्री। राइट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स की, चाहे वो एलपीयू के स्टूडेंट्स हैं, चाहे देश के और स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट जो कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए आज़ादी का मतलब ये है कि जब वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पास होकर निकले, डिग्री लेकर निकले, तो उनके दिमाग में ये हो कि कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, कोई दबाव नहीं है कि उनका लाइफ में क्या होगा। उस प्रेशर से, उस दबाव से जो आज़ाद होना, उनके लिए आज़ादी होगा। और वो कैसे होगा? यदि उनको एक अच्छा करियर मिलता है, उनको ये श्योरिटी है कि यदि वो दिल लगाकर पढ़ रहे हैं और डिग्री हासिल कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वो करियर के प्रेशर से आज़ाद हैं। तो उनके लिए ये आज़ादी है जो मैं समझता हूँ। सर, अब चले जाते हैं आपकी हिस्ट्री में। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल रिचुअल था जो कि आप इंडिपेंडेंस डे पर मनाया करते थे, या फिर कोई स्पेशल जगह जहाँ पे आप जाया करते थे? हम जलंधर कैंटोनमेंट में रहते थे, अभी भी वहीं रहते हैं। तो क्योंकि जलंधर कैंटोनमेंट वो जगह है, या कैंटोनमेंट्स कोई भी होती है, वो आमतौर पे फौज चारों तरफ होती है। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहा करते थे, तो वो एक प्रभात फेरी होती है जैसे, तो ऐसे आज़ादी की प्रभात फेरी हुआ करती थी कि जो जलंधर कैंट के लोग शुरू होते थे एक जगह से, आज़ादी के गाने गाते हुए, झंडा लेते हुए गुजर रहे होते थे। तो जब मेरे घर के आगे से गुजरते तो मैं नीचे उतर के उसमें शामिल हो जाता था। और याद है, फिर वो 3-4 चौक आगे जाके रुकते थे और वहाँ वो झंडा फहराते थे। तो हम भी एक दर्शक की तरह भांति वो देखा करते थे और अच्छा लगता था, और देश पे गर्व होता था, अपने जवानों पे गर्व होता था कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। फ्रीडम फाइटर्स पे गर्व होता था जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो शुरू में तो मेरा ये रहा। फिर बाद में स्कूल टाइम में, ऑफ कोर्स स्कूल के अंदर आज़ादी का उत्सव होता था, उसमें हम लोग जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तो एक अच्छी फीलिंग्स आती थी देश के प्रति, अपने पुराने महान लोगों के प्रति। राइट, राइट। सर, अब सिंस बचपन की बात हो रही है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। हमारे बचपन में स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस डे के दिन हम एक मूवी के लिए वेट करते थे, वो थी राजकुमार जी की तिरंगा। तो आपके लाइफ में, आपके एरा में ऐसी कोई फिल्म थी जिसके लिए आप वेट करते थे, या फिर कोई ऐसा गाना जो आपको याद हो? मुझे याद आ रहा है कि श्री मनोज कुमार जी, जो हमारे हिंदी मूवीज़ के बड़े सक्सेसफुल हीरो रहे हैं और देशभक्ति की काफ़ी मूवीज़ दी हैं उन्होंने, और उसमें एक मूवी थी उनकी पूरब और पश्चिम, तो काफ़ी सक्सेसफुल मूवी थी। और वो विदेश में जाते हैं और वहाँ के लोग उनका तिरस्कार करते हैं, लेकिन स्लोली वहाँ के लोगों की मेंटालिटी को कैसे बदलते हैं और भारत के पक्ष में कैसे लेकर आते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उस मूवी में दर्शाया गया है। तो वो मूवी के लिए मैं इंतज़ार किया करता था। और मुझे एक गाना है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, और उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से पूरी दुनिया को बात सुनाई है, वो मज़ा आता था उसको देख के, और अपने देश पर अपने आप पे मान महसूस होता था।
जो कि मुझे लगता नहीं उसके बाद भी उस तरीके की कोई मूवी बनी हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आजकल की ये जो पीढ़ी है या फिर जनरेशन है, इसमें इंडिपेंडेंस डे के प्रति या फिर देशभक्ति के प्रति जो भावना है वो कहीं कम हो गई है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन में आज़ादी के महोत्सव के प्रति कोई उत्साह कम हुआ हो। सिर्फ इशू ये है कि हम उनको कितना मौका देते हैं। उस उत्साह बढ़ाने के लिए या वो अपॉर्चुनिटी देंगे तो तभी हमें उनका उत्साह दिखाई देगा। राइट। यदि हम उनको मौका ही नहीं देंगे तो हम कैसे उनका उत्साह देखेंगे? तो ये जिम्मेवारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की विशेष तौर पर आ जाती है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या उन संस्थाओं की आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस की आ जाती है, इंडस्ट्री की आ जाती है कि वो अपने प्रांगण में आज़ादी के उत्सव को मनाएं, या जो हमारे एनजीओज हैं वो उसको मनाएं। और मैं देख रहा हूँ अब जैसे हर घर तिरंगा का एक नया शुरू हुआ 1-2 साल से, तो उसमें उत्साह देखने को मिलता है। परसों मैं दिल्ली में था, वहाँ हर घर तिरंगा की रैली माननीय उपराष्ट्रपति जी ने फ्लैग ऑफ की थी। तो मैं रोड्स पे देख रहा था, रश ही रश था। मतलब किलोमीटर्स की किलोमीटर्स लाइन्स में यंग लोग जो है वो मोटरसाइकिल पे तिरंगा लेके जा रहे थे। आज मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा, एलपी में देखा कि आज इवेंट थी, छुट्टी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों बच्चे आए हुए थे और दे वर एंजॉयिंग, दे वर सेलिब्रेटिंग एंड दे आर शेयरिंग देयर पिक्स ऑन द सोशल मीडिया। और देखा मैंने कुछ बच्चों को बातें करते हुए कि वो अपने दोस्तों को कह रहे थे, देखो हमारी यूनिवर्सिटी में तो इस तरीके का हो रहा है, तुम्हारे इधर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपस में उनको जज्बाती फीलिंग आ रही थी। तो हम पर है कि हम कितना बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, कितना मौका देते हैं। बच्चे करना चाहते हैं। हमारे बच्चे आज के उतने ही आज़ादी के प्रति संजीदा हैं जो 1947 में थे। बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना हम उनको अवेयर कर पाए, इन्वॉल्व रख पाए इस प्रोसेस में। सर, सिंस ये मेरा भी पहला चांस था कि मैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का एक हिस्सा था, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारे एनसीसी के बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे। तो कोई स्पेसिफिक रीजन कि आप या फिर ये पूरी यूनिवर्सिटी ऑल टुगेदर एनसीसी पर स्ट्रेस देती है या एम्फोसिस देती है? देखिए, जो एनसीसी है, नेशनल क्रेडिट कोर, ये डायरेक्टली डिफेंस मतलब आर्मी हमारी या नेवी या एयरफोर्स रन करती हैं। तीनों के अलग अलग विंग हैं इसके। और वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल स्टूडेंट्स में देश के प्रति जागरूकता लाते हैं, फौज के प्रति जागरूकता लाते हैं और उनको तैयार करते हैं उस तरीके की एक्टिविटीज करने के लिए। और जो काम ये ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है, कमाल का काम कर रही है। हमारे यूनिवर्सिटी में उनके 5 या 6 यूनिट्स हैं, लेकिन यदि मेरा बस चले तो मैं यूनिवर्सिटी के हर बच्चे को, हमारे पास तकरीबन 40,000 बच्चा है, सभी 40,000 बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग करवाऊं। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है और इतनी बढ़िया बच्चों में भावना आती है देश के प्रति, फौज के प्रति, देश की डिफेंस के प्रति, और उसके साथ साथ उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है। और ये बच्चों की, जब मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो बाकी बच्चों से हमेशा बेहतर प्लेसमेंट्स होती हैं। इन बच्चों को मौका मिलता है राजपथ पे जाके रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने का। वर्ल्ड लेवल पे अभी हमारे कुछ बच्चे यूके में वर्ल्ड लेवल पे ट्रेनिंग पे गए हैं एनसीसी की तरफ से। तो ये तो जरूरी होना चाहिए, हर बच्चे के लिए कंपलसरी होना चाहिए। उसकी कॉस्ट यदि आती है, चाहे वो सरकार बियर करे या यूनिवर्सिटी से हिस्सा डलवाए, पर ये हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट शायद से लीडरशिप स्किल्स भी बिल्ड होती हैं। बिल्कुल, लीडरशिप स्किल बिल्ड होती है। हर कुछ जो हम यूनिवर्सिटी देना चाहती है बच्चे को, एनसीसी से सब चीजें आती है। सिर्फ एकेडमिक पार्ट हमारा रह जाएगा, बाकी तो वही सिखा देंगे। पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हर चीज बनती है उसमें। फिजिकली फिट होते हैं, हम परेड करते हैं, सलामी लेते हैं, सलामी देते हैं, वो कमाल की ट्रेनिंग है। तो सर, सिंस फ्रीडम की बात चल रही है, तो आजकल अगर देखा जाए तो देश में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बोलबाला है, बहुत ज्यादा डिमांड्स है, लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग आउट। तो आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के परस्यूट में देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रीडम, इसीलिए बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड है एंटरप्रेन्योरशिप में? मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, वो पहले आती है,
फ्रीडम तो शायद बात की बात है, काफी लेट स्टेज पर आती है, नहीं आती बात की बात है। राइट। लेकिन यदि यूथ में, कॉलेज स्टूडेंट में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति लगाव बढ़ रहा है, तो ये एक देश के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है। एग्जैक्टली। हम हमेशा कहते हैं दैट वी शुड बी जॉब क्रिएटर्स नॉट जॉब सीकर्स। यदि बच्चे ये सोचना शुरू कर दें कि उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो पहले तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। हर तरीके से आपको सजग रहना पड़ता है, आपको लैंड भी चाहिए, लैंड मीन्स रिसोर्सेज भी चाहिए, आपको मैन पावर भी चाहिए, आपको फाइनेंस भी चाहिए, आपको मार्केट भी चाहिए। तो ये चारों चीज़ों को इकट्ठा करके सक्सेसफुली लॉन्च करना, वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो बच्चे वो करें, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एलपीयू है या और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो भी इस पे काफ़ी जोर देने लगी हैं। इवन भारत सरकार भी इस पे काफ़ी जोर देने लगी है। तो एक देश में अच्छा माहौल बन रहा है, और उनमें से काफ़ी हिस्सा यंग एंटरप्रेन्योर्स का है, जो 30 साल से भी नीचे थे। तो बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है देश के लिए। तो मैं तो अपने बच्चों को कहूँगा कि दे शुड वर्क फॉर दैट। एलपी में अपॉर्चुनिटीज़ है, ये अवेल करें। एलपी के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ है, वो भी अवेल करें। और हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। हमारी देश की सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। तो दिस इज द राइट टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप इंडिया तो बहुत सारी इनिशिएटिव्स ले ये रहा है। स्टार्टअप इंडिया भी भारत सरकार का इनिशिएटिव है और बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से चल रहा है। तो सर, आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आज ही के आज आपको यूनिवर्सिटी में कोई सिंगल चीज बदलनी हो, तो वो कौन सी चीज होगी? अ, उसमें मैं ये चाहूँगा कि मेरे यूनिवर्सिटी के सभी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं या जो हम पढ़ाते हैं उनको, वो रियल लाइफ लर्निंग करें, रियल लाइफ ट्रेनिंग करें। एक होती है क्लासरूम में पढ़ना, एक है लैब में पढ़ना। लेकिन मैं उससे ऊपर जा रहा हूँ कि रियल लाइफ मतलब यदि उनको बिजनेस करना है, यदि वो एमबीए की स्टडीज कर रहा है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करे, जिसमें हम मौका दे रहे हैं बच्चों को। और जब 2 साल बाद एमबीए करके निकले, तो यदि उसको 50,000 रुपये था, तो उसने उसका 2 लाख बनाया या नहीं बनाया। वो पढ़ाई के दौरान कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे और उसको मार्केट में बेच के उसमें पैसा बनाए। वो अपना करियर भी बना रहा है, बाकियों के लिए भी करियर क्रिएट कर रहा है। फैशन के बच्चे अपने जो क्लॉथ्स हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, वो मार्केट में बेचें। पेंटिंग्स वाले बच्चे पेंटिंग्स बना के मार्केट में बेचें, स्कल्पचर बना के मार्केट में बेचें। होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे जाके कोई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पार्टी अरेंज करें, कोई इवेंट अरेंज करें। हर फील्ड में ये हो सकता है, हर फील्ड में हो सकता है। मतलब प्रैक्टिकल कोई ना कोई टास्क प्रैक्टिकल मेजर टास्क को एटलीस्ट उनकी 50% इवैल्यूएशन, 50% इवैल्यूएशन वो रियल लाइफ लर्निंग की जो आउटकम है उसके ऊपर हो। एमए इंग्लिश का बच्चा ब्लॉग लिखे, जर्नलिज्म के बच्चे अपने आर्टिकल्स लिखे, फिल्म प्रोडक्शन के बच्चे एक्चुअल छोटी छोटी फिल्म्स बना के रिलीज करें। आजकल ये सोशल मीडिया की वजह से अपॉर्चुनिटीज भी है। तो लॉ के बच्चे कोई पार्ट टाइम काउंसलिंग करें, तो या ड्राफ्टिंग करें, तो वो रियल लाइफ लर्निंग करें, ना कि लैब लर्निंग करें या वो करें, एटलीस्ट 50%। तो मैं ये चीज़ बदलने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। कुछ जगह कामयाब भी हुए हैं हम, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में हर डिसिप्लिन में ही करना है। ये मेरा एम रहेगा आज के दिन कि फ्रीडम, वो जो कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं हमें किताबें नहीं पढ़नी, फ्रीडम फ्रॉम बुक्स, फ्रीडम फ्रॉम एग्जामिनेशन, वो हम बच्चों को देना चाहेंगे आज़ादी के इस मौके पे कि इन चीज़ों से उनको फ्रीडम मिले। लेकिन राइडर ये है कि बच्चे दूसरी साइड में जो हम दे रहे हैं उनको, वो पूरी जिम्मेवारी से करें। वो करें तो ये फ्रीडम मैं बिल्कुल देना चाहूँगा और ये बच्चों का हक है। सर, इनफैक्ट दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया एंड आई थिंक इससे बच्चे बहुत ज्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे। एंड रिलेटेड टू दिस और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। से फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट होते, तो आज के दिन कौन सी ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी है जो आप चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो? देखिए, जो मैंने पहले भी बोला है, एजुकेशन पॉलिसी वो हो जो बच्चों को ये फ्रीडम दे सके कि वो स्ट्रेस ना हो पढ़ाई के दौरान, एग्जामिनेशंस के दौरान, वो किसी प्रेशर में ना आए। उनका करिकुलम ऐसा बना हो, उनकी पढ़ाई का तरीका, डिलीवरी इन द क्लासरूम इस तरीके से हो, और उनकी इवैल्यूएशन इस तरीके से हो, तीनों चीज़ें मिला के, कि बच्चे को रियल लाइफ लर्निंग मिले। मतलब बेसिकली इमोशनली स्ट्रेंथ, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो, राइट, रियल लाइफ लर्निंग मिले,
फालतू की क्रैमिंग ना करनी पड़े, और अल्टीमेटली जो वो लर्निंग है लाइफ, उसको करियर की तरफ ले जाए, ताकि उसको करियर बनाने का भी प्रेशर ना रहे। एग्जैक्टली। उस तरीके की एजुकेशन रियल एजुकेशन होगी मेरे लिए, वही असली पॉलिसी है। पॉलिसी एक ही है कि बच्चे को करियर दे बिना प्रेशर क्रिएट किए, पर मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बच्चे आराम से बैठे रिलैक्स करें और हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बच्चा यदि मेहनती है, दिल से काम कर रहा है, तो उसको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए लाइफ का, करियर का, ग्रोथ का, आगे बढ़ने का, अपनी मर्जी का करियर चुनने का। तो सर आपको लगता है कि आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी स्पेसिफिक राइट है जो मिसिंग है, जो कि इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, वो दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है। इतनी जो डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को कहते हैं, यूके कहता है हमारी 1000 साल की डेमोक्रेसी है, यूएसए कहता है हमारी 300 साल की डेमोक्रेसी है, और भी देश है, लेकिन जो संविधान भारत का बना है वो किसी और का नहीं बना। बहुत ही बैलेंस्ड, और हर चीज़ का काउंटर है उसमें। कोई भी मिसयूज पावर करता है तो उसका काउंटर है, तो इसमें कोई कमी तो नहीं है। लेकिन अब आपने क्वेश्चन पूछा है, और मैं देखूं आज का जो युग है वो इंटरनेट का ज़माना हो गया, वो ओवर इंफॉर्मेशन का ज़माना हो गया, ओवर एक्सेस का ज़माना हो गया। तो इस सारे ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, तो एक लोग जो लोगों को खल रही है प्राइवेसी, राइट राइट। कि हमारी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो रही है, जो हर एक इंसान का राइट है कि उसको कुछ पल, कुछ मोमेंट्स, कुछ चीज़ें, कुछ इश्यूज उसके प्राइवेट हो, जिसको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप बैठे हुए हैं, आपको फ़ोन आ जाता है, प्रमोट, कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, कोई आपने दोस्त को इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो लीक हो जाती है, कहीं निकल जाती है, आपके इवन बैंक अकाउंट्स के लीक हो जाते हैं, और चीज़ें लीक हो जाती हैं। तो वो प्राइवेसी इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए। तो वो राइट टू प्राइवेसी, हालांकि स्टैट्यूट है उसके लिए डिफरेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो शायद अभी तक नहीं आया। तो वो एक मिले तो मुझे लगता है वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट होगा आज के ज़माने में। सर अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, आपको अगर अभी टाइम मशीन दे दी जाए तो इंडिपेंडेंस डे या फिर इंडिपेंडेंस एरा के कौन से ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट में आप वापस लौटना चाहेंगे या फिर रिलिव करना चाहेंगे? देखिए, जो भारत का फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें मेरे ख्याल कोई भी इतने इवेंट्स आए हैं बड़े बड़े लेवल के, आप चाहेंगे कि मैं वो हर चीज़ को विटनेस कर पाऊँ, वो तो शायद नहीं होगा। लेकिन आपने ऑप्शन दी है तो मैं ये कहूँगा, एक तो जो 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने पहली बार लाल किले पर झंडा फहराया था, और इसी से रिलेटेड आ जाता है कि जब दांडी मार्च हुआ था, उस टाइम जो एनर्जी थी लोगों में, लोग भीड़ में मैं खड़ा होकर देखना चाहूँगा लोग कैसे आगे बढ़ रहे थे, और कोई डर नहीं था उनको गिरफ्तारी का, गोली चलने का, राइट। लगे हुए थे। तो ये दो चीज़ें मैं विटनेस ज़रूर करना चाहूँगा यदि मुझे कभी मौका मिले तो। सर अब उसी टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में चले जाते हैं। अरे वाह! 100th इंडिपेंडेंस डे पर आप इंडिया को किस रूप में देखना चाहेंगे? 100th इंडिपेंडेंस डे मतलब 2047, और आज से हम गिने तो 23 वर्ष हो रहे हैं इसमें अभी। तो यदि मैं चाहूँगा कि जब 2047 आए, भारत एक पूरी तरह विकसित देश हो, डेवलप्ड कंट्री हो। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है और उनकी इच्छा है, और लगता है जो उनकी वो इच्छा सब देशवासियों की इच्छा बन गई है। एग्जैक्टली। जब हम बोलेंगे डेवलप कंट्री हो, तो उसमें वो सभी चीज़ें हों जो एक डेवलप कंट्री में होनी चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी इंसान गरीबी की रेखा से नीचे ना हो। सबसे पहले तो उसमें ये आएगा कि जो हमारा सबसे नीचे वाला तबका है वो बाहर आ सके। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज़ हों, बढ़िया रोड्स हों, रेलवे हो, एरोप्लेन्स हर जगह हों, हर छोटे बड़े शहर में फैसिलिटीज़ हो, देश तरक्की कर रहा हो, स्पोर्ट्स में हम ओलंपिक में एटलीस्ट टॉप 5 में हों, हमारे वैज्ञानिकों को एटलीस्ट 5 साल में एक नोबेल प्राइज़ ज़रूर मिल रहा हो, हमारी फ़िल्म को 5 साल में एक ऑस्कर प्राइज़ ज़रूर मिल रहा हो, हमारे देश के बच्चों की विदेशों में मांग हो के हमारे पास आए और उनको खींचने के लिए प्रबोलन दे रहे हों, वर्ल्ड वाइड की इंडस्ट्री, टॉप मल्टीनेशनल्स हमारे देश में आना चाहते हों, अभी भी आना चाह रहे हैं लेकिन ज़्यादा दिल से आना चाह रहे हों,
हमारे जो की इंडिकेटर है इकोनॉमी के जीडीपी, अभी हम जीडीपी की बात करते हैं, हम 5वें नंबर पे हैं, और पीपीपी फॉर्मेट में हम 3रे नंबर पे हैं। राइट। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी में हम बहुत पीछे हैं, अभी भी काफ़ी पीछे हैं। तो पर कैपिटा जीडीपी में भी हम कम से कम दुनिया में 10वें नंबर पे तो ज़रूर हो। तो इस तरीके की मैं चेंजेस देखना चाहूँगा, मैं क्या हर भारतीय देखना चाहता हूँ। तो सर फाइनली आज का बाकी का दिन आप कैसे बिताने जा रहे हैं? अभी तो मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल। बाकी का दिन अभी तक तो नहीं सोचा, आप फ्री करेंगे तो सोचेंगे क्या करना है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारे ओलंपिक में बच्चे गए थे 24, वो वापस आ रहे हैं। द एंटायर हॉकी टीम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए कुछ प्लान करेंगे कि उनका हम कैसे स्वागत करें, ओके। और अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को और बाकी पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को उसके साथ कैसे जोड़ सकें। हाँ, इसके अलावा कहीं और जाके बच्चों से, अपने स्टूडेंट से मिलने की कोशिश करूँगा मैं, कि उनको कैसा लग रहा है आज इंडिपेंडेंस डे पे, हाउ आर दे फीलिंग नाउ। तो अभी तो फिलहाल यही है। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। आपसे बात करके आज बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हम बार बार लाते रहेंगे आपके लिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।